A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today I am again here with a new topic, that is low birth weight baby. So the name suggests low birth weight. तो लो बर्थ वेट हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें नॉर्मली पता हो कि नॉर्मल बर्थ वेट बेबी का कितना होता है. ठीक है, तो द नॉर्मल बर्थ वेट इज 2.5 kg. नॉर्मली होता है बेबी का वेट 2.5 से 3 kg तक हम मानते हैं कि नॉर्मल बर्थ वेट है बेबी का. यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 2.5 kg हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं लो बर्थ वेट बेबी. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देख सकते हो कि जो ये लो बर्थ वेट हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि उसका वेट 2.5 kg से कम है या 2500 ग्राम से कम है. ठीक है, 2.5 kg इज इक्वल टू 2500 इन ग्राम्स. ठीक है, ओके, चलो इतना तो हम समझ गए. बट कब से कम हो रहा है? जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है, जब से जेस्टेशनल एज स्टार्ट हुई है मदर की. ठीक है, फ्रॉम द प्रेगनेंसी से हम काउंट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द जेस्टेशनल एज जब बेबी का वेट 2.5 kg से कम होगा तो हम उसे एज अ लो बर्थ वेट बेबी मान लेते हैं. क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप सेकंड वाला देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी. एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत ज्यादा कम है. तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी का मतलब क्या है कि अगर बेबी वेट जो है लेस देन 1 kg हुआ, आप समझिए नॉर्मल 2.5 kg होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 किलो से भी कम हो रहा है, लेस देन 1 kg, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी. तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ये देखिए किस तरह से आपको ये बेबी दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि ये एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी है. जितना बर्थ वेट बेबी का कम होगा उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट एक्सट्रीम हो गया हमारा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरी लो बर्थ वेट. ठीक है, तो वेरी लो बर्थ वेट जो है वो कम सीवियर होता है एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम लो बर्थ वेट. इसमें क्या होता है, 1.5 kg से कम बेबी का वेट होगा. ठीक है, एंड ये देखिए इस तरह का बेबी आपको मिलेगा, वेरी लो बर्थ वेट बेबी. ठीक, वेट उसका लेस देन 1.5 kg होगा. फिर हमारा आता है लो बर्थ वेट बेबी. तो 2.5 kg से कम वेट हुआ तो उसे कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी, जो कि हमारा जल्दी रिकवर हो जाता है. ठीक है, रिकवरी इसकी जल्दी हो जाती है, वेट गेन भी जल्दी हो जाता है. ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. ओके, नेक्स्ट मूव टू दी कॉजेज ऑफ द लो बर्थ वेट बेबी. तो सिंपली हम डिवाइड कर लेते हैं फीटल कॉजेज, मैटरनल कॉजेज में. ठीक है, और प्लासेंटल कॉजेज में. तो फीटल कॉजेज में आप देखिए फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, राइट. तो फीटल डिस्ट्रेस क्या है, जब बेबी को इम्प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो फीटल डिस्ट्रेस होने के हाई चांसेस होते हैं. इसका मतलब भी ये भी होता है कि अगर बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है. तो डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई हो रहा होगा, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है. अब ये फीटल डिस्ट्रेस हो क्यों रहा है, ये भी हो सकता है कि हमें ये पता करना है कि क्यों हो रहा है फीटल डिस्ट्रेस. तो हो सकता है कि मदर जो हो वो एनीमिक हो, मदर को एनीमिया हो, या मदर प्रॉपरली डाइट नहीं ले पा रही है. ठीक है, या बेबी कंप्रेस हो रहा हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही हो. ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस के थोड़े बहुत चांसेस इंक्रीज होते हैं. ठीक है, या तो बेबी की कॉर्ड क्या हो, प्रोलैप्स हो गई हो, तो ये हाई चांसेस हैं बेबी के डिस्ट्रेस होने के. नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, 2 बेबी हैं, मदर के अंदर
एक बेबी की जगह 2 बेबी है, पर मदर के पास स्पेस कितना है, एक बेबी का स्पेस है, पर हैं कितने बेबी, 2 बेबी हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से भाई मदर को ब्लड सप्लाई, मदर जितना भी खा रही है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई जा रही है। तो एक बेबी में जितनी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए उतनी 2 बेबी में जा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्थ वेट लो हो जा रहा है, वो प्रॉपरली उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। देन नेक्स्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक कंडीशन है जिसको हम जॉइंटिस भी बोलते हैं, ठीक है, बट ये नॉर्मल जॉइंटिस नहीं है। आप देखो यहाँ पे, ये देखिए इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, उन ब्लड सेल्स को दिखाया गया है कि हेमोलाइटिक एनीमिया हुआ है, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जॉइंटिस हो गया है। तो ये कंडीशन एक्चुअली सिंपली ये नहीं होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये नॉर्मली नहीं होता है जब तक बेबी को RH इनकम्पैटिबिलिटी ना हो या बेबी को हाइड्रोस फेटालिस ना हो। किसी भी वजह से बेबी का जो ब्लड है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ब्लड, जिसकी वजह से बिलिरुबिन लेवल बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, ये वो कंडीशन है जिसमें बेबी का जो ब्लड है, बेबी की जो कंडीशन है वो नॉर्मल रहती है, बट आफ्टर डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, बेबी को जॉइंटिस शो होने लगता है, बेबी येलो शो होने लगता है, बेबी को जॉइंटिस दिखने लगता है कि बेबी को जॉइंटिस हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल जॉइंटिस नहीं है, इसमें डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर पता चलता है कि बेबी को जॉइंटिस है। नेक्स्ट है एब्रप्शियो प्लासेंटा। तो हम सब जानते हैं कि एब्रप्शियो प्लासेंटा का मतलब क्या होता है कि इमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, मीन्स प्लासेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो गया। अब आप सब जानते हैं कि जब प्लासेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाएगा तो बेबी को क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लासेंटा क्या न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई बेबी को देता है, मदर के थ्रू लेके बेबी के अंदर पहुंचाता है। अब जब प्लासेंटा ही अपनी जगह से हट जाएगा, डिटैच होने लगेगा, तो प्लासेंटा के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, और जब प्लासेंटा में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो बेबी में नहीं जाएगी। और हम सब जानते हैं ब्लड सप्लाई के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो जैसे जैसे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है। उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ती है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे वो वजाइनल नहीं हो पाती है, मुश्किल होता है, पर हम डिलीवरी करा देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी का वेट कंप्लीटली इंक्रीज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये भी एक रीजन भाई क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि 9 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं। हम सब जानते हैं कि कंप्लीट 9 मंथ में ही बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है, उसको पूरे 9 महीने लगते हैं कि वो अपने आप को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके या हो सके उसकी, ठीक है। बट एब्रप्शियो प्लासेंटा में क्या हो रहा है कि टाइम से पहले 9 मंथ से पहले क्या हो रहा है कि प्लासेंटा डिटैच हो जा रहा है। और एब्रप्शियो प्लासेंटा किसके अंडर में आता है, एंटीपार्टम हैमरेज के अंडर में आता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीटल एबनॉर्मैलिटीज। उसमें कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, ठीक है। फीटल के एबनॉर्मैलिटीज की वजह से हो सकता है कि मैक्रोसेफेलस हो, ठीक है, मैक्रोसोमिक बेबी हो, बेबी का साइज बड़ा हो, बेबी का हेड बड़ा हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी एबनॉर्मैलिटी जिसकी वजह से बेबी का वेट नहीं बढ़ पाया हो। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो पहली चीज तो हमें वेट ही पता चल जाएगा कि बेबी का वेट 2.5 kg से या 2500 ग्राम से कम है। देन इम्यूनिटी, बेबी की इम्यूनिटी, हम इम्यून पावर हम देख सकते हैं कि बेबी टाइम से पहले हो गया है, प्लस बेबी की जो फिजिक है वो कितनी ज़्यादा थिन है और बेबी कितना वीक है, उससे हम इम्यूनिटी का पता लगा सकते हैं कि बेबी की इम्यूनिटी कम होगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्यों हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि लंग की मैच्योरिटी नहीं हो पाए प्रॉपर, है ना। हम सब जानते हैं कि लंग मैच्योरिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बेबी, पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, टाइम से पहले डिलीवर होने की वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स है हो सकता है उसमें इम्प्रॉपर मैच्योरिटी हो, एंड
एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुई है, वेट कम है, अंदर के ऑर्गन्स भी वीक हो सकते हैं। देन पुअर फीडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो बहुत छोटा है, ठीक है, वो टाइम से पहले हो गया है, उसकी डिलीवरी हो गई है, तो उसके जो रिफ्लेक्स हैं, जो नॉर्मल बेबी, जो हेल्दी बेबी के रिफ्लेक्स होते हैं, जैसे फीडिंग रिफ्लेक्स हो गया, फीडिंग सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, सॉरी फीडिंग कह रही हूँ, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है, और बहुत सारे रिफ्लेक्स हो गए, रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उसके पास उतनी हेल्दी उतना उसका इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं है वो हेल्दी बेबी कि वो अपने सारे रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर सके, तो वो जब सक नहीं कर पाएगा तो पुअर फीडिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा हाई रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। सिंपल सी चीज़ है, इम्यूनिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हैं। देन नेक्स्ट है हाई रिस्क ऑफ द जॉइंटिस। मैंने आपको बताया इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जैसी कंडीशन है। ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड सप्लाई पहले से कम हुई थी जिसकी वजह से हो सकता है बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब ब्लड कम होता है तो बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से जॉइंटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर्स देख लेते हैं कि और हमें क्या क्या पैरामीटर्स मीन्स व्हाट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मॉनिटर करना चाहिए। बेबी का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, उसको हाइपोथर्मिया होगा। जब बेबी वीक होता है तो वो उसके जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, मीन्स डिक्रीज इन अ टेम्परेचर। देन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लंग्स की मैच्योरिटी का इशू आ सकता है। फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने आपको बताया कि सकिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट है या लेस सकिंग रिफ्लेक्स है। वेट ऑफ द बेबी तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 2.5 kg से कम है। ब्लैडर और बॉवल जो कंडीशन हो रही है बेबी की, उसमें क्या हो रहा है कि वो जितना भी मिल्क ले रहा है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है सही से। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी वीक हैं और हो सकता है कि जो इंटेस्टाइन की मोबिलिटी है, ठीक है, या जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको जब उसको यूरिन बाहर निकालना होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हो सकता है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वीक हैं अंदर की, जिसकी वजह से ब्लैडर और बॉवल जो कंडीशन है वो इम्बैलेंस हो रही है, डिसबैलेंस। देन अपीयरेंस में हमें मिल जाएगा, जॉइंटिस मिल जाएगा। मैंने आपको बताया स्किन का कलर चेंज होने लगता है। हम सब जानते हैं कि जॉइंटिस में क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। एटलीस्ट हम देख के अपीयरेंस उसका देख के पता कर सकते हैं कि इतनी येलो स्किन है तो मे बी इसको जॉइंटिस हो। देन नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द बेबी, ठीक है। जैसे जैसे बेबी का वेट होगा वैसे वैसे हम उसको मैनेज कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर 1.8 kg या उससे ज़्यादा होगा तो वो हम होम केयर दे के उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मोर देन 1.5 kg या लेस देन 1.8 kg के बीच में होगा तो हमें हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ेगा। और आईसीयू की एनआईसीयू की कब नीड होती है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की कब नीड होती है, जब बेबी का वेट लेस देन 1.5 kg। मैंने आपको बताया था, आपने इमेज में भी देखा कि 1.5 kg के बेबी की कंडीशन कैसी होती है, उसके हाथ कितने थिन होते हैं, उसकी स्किन एकदम लूज होती है, ठीक है, उसको पूरे कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस होते हैं। तो उसके लिए हमें उसको इमरजेंसी और एनआईसीयू केयर देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि होम केयर हमें अगर बेबी का मैंने आपको बताया कि बेबी का वेट अगर मोर देन 1.8 kg या नॉर्मल है तो उसको होम केयर में क्या क्या दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी हम देते हैं फीडिंग को। हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो EBF है, ये दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। हमें इसकी बहुत नीड है। हम मदर को ये तो बताएंगे कि ब्रेस्ट फीड कराइए, कैसे कराइए, क्या पोजीशन होनी चाहिए,
क्या टेक्निक होनी चाहिए, आपको पहले हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। बेबी को किस तरह से लेना है, ठीक है, उसको किस तरह से उसकी जो सकिंग जो उसका रिफ्लेक्स है उसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें मदर को एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हमें मदर को ये ज़रूर बताना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग होता है कि 6 मंथ तक कंटिन्यूअस फीडिंग देनी है विदाउट आर्टिफिशियल टीथ। आर्टिफिशियल टीथ का मतलब ये होता है कि कोई भी आर्टिफिशियल फूड नहीं देना है, कोई भी जैसे दाल का पानी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं देनी है सिवाय ब्रेस्ट फीडिंग के, मदर की ब्रेस्ट फीड के, ठीक है। इससे क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत फ़ायदे हैं। आपको वो बेनिफिट्स भी बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमारे मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि बेनिफिट्स क्या क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है, ठीक है। वो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क का बनना स्टार्ट होता है। जब बेबी सक करता है, जब बेबी का माउथ निपल से टच होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने आप ही रिलीज हो जाता है। रिलीज होने से क्या होता है कि वो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन करने में। अब क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक तो वो ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिससे कि मिल्क बाहर आ रहा है, ठीक है। दूसरा वो मदर के इंटेस्टाइन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसके वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल रहा है। थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन नहीं हो रहा है और यूरिन नॉर्मली बाहर आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती है तो ये 3 चीज़ें कितनी प्रॉब्लम करेंगे। एक तो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। हम सब जानते हैं ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट क्या है। ब्रेस्ट में टाइटनेस, टेंडरनेस, पेन, ठीक है, ये सारी चीज़, स्वेलिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो आपको नॉर्मली प्राइमी वाली मदर में मिलेगा। जो पहली बार माँ बनती है उनको ये एक्सपीरियंस मिलता होगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब ब्रेस्ट टाइट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए भी, सेकेंड चीज़, अगर और चीज़ें एक्सटर्नल देखें तो मदर को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करता है क्या, हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को नॉर्मल रखना, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, उसमें हेल्प करता है हमारा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। बेबी के बिहाफ पे क्या क्या फ़ायदे हैं बेबी को, बेबी के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं बेबी को। फॉर एग्जाम्पल, बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आप सब जानते हैं कि बेबी का फर्स्ट फूड क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बेबी इन्फेक्शन से बचेगा, उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा, एनर्जी रहेगी अंदर, इम्यूनिटी रहेगी जिससे कि वो आगे की कोई भी बीमारियों से लड़ सके, बेबी की लाइफ हेल्दी रहेगी और बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मल रेगुलेशन। सो थर्मल रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। आपको पता है कि बेबी अगर वीक होगा तो उसके इंटरनल जो फंक्शन है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा और एक्सटर्नली भी बेबी को इन्फेक्शन या हार्मनेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो थर्मल रेगुलेशन मीन्स क्या है कि हमें बेबी को ठंड लगने से बचाना है। आप समझ रहे हो, बेबी के अंदर अगर ठंड चली गई, ठीक है, अगर बेबी को ठंड लग गई मान लीजिए, तो उसको निमोनिया और जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और बेबी की डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए, बेबी के मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेबी को रैप करना है, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, कंगारू मदर केयर देनी है, कंगारू फादर केयर देनी है। आप हम सब जानते हैं कि कंगारू मदर केयर या कंगारू फादर केयर हम दे सकते हैं। बेबी को हीट देना है तो उसमें चाहे मदर दे चाहे फादर दे, इट्स गुड बेबी के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन। हम सब जानते हैं कि अगर थर्मल कंट्रोल हम कर लेंगे तो बेबी को इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है।
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको एक्सप्लेन करना है कि आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करें, बेबी को हर तरह की टाइम टू टाइम वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। देन फॉलो अप केयर, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मदर को क्या एक्सप्लेन करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग ग्रुप से आपको अटैच रहना है, जिसको हम बोलते हैं BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग एक ग्रुप होता है, हॉस्पिटल का ही ये ग्रुप होता है। उससे हम पेशेंट को, प्राइमरी जो मदर होती है, पहली बार मदर बनती हैं, उससे हम पेशेंट को क्या करते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इनके टच में रहिए। मान लीजिए कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड या ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। होम केयर के बाद हो गया हमारा डेंजर साइन। अभी तक तो होम केयर चल रहा था, लेकिन ऐसे कौन से डेंजर साइंस हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बेबी को पहली चीज से बचा के रखना है, दूसरा अगर हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथार्जी, ठीक है, और रिफ्यूज टू फीड। जब बेबी ब्रेस्ट फीड कर ही नहीं रहा है, या तो कर नहीं पा रहा है या तो वो खुद कर नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथर्मिया। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही है बेबी की, उस टाइम पे हमें क्या करना है, बेबी को एडमिट कराना है। टैकिपनिया, हम सब जानते हैं कि टैकिपनिया या एपनिया, ठीक है, टैकिपनिया हो या एपनिया हो, इंक्रीज जो ब्रीदिंग साउंड हो, ब्रीदिंग हो या डिक्रीज ब्रीदिंग हो। एपनिया मीन्स एब्सेंट, एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग में या तो वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा है, ठीक है, ग्रैस्पिंग वाली सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, या तो वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इन कंडीशन में भी हमें क्या करना है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है। देन सीजर्स, जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर ब्रेन में नहीं जाती है तो सीजर्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि एपनिया हो रहा है तो सीजर्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो सीजर से बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसको एडमिट कराना है। सिक नियोनेट, कोई भी बेबी से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बेबी बीमार हो रहा है तो उसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट एडमिट कराना है। देन अब एडमिट कराने के बाद क्या क्या हो रहा है, करेक्शन ऑफ दी हाइपोथर्मिया, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या क्या मैनेज कर रहे हैं, हाइपोथर्मिया से करेक्ट कर रहे हैं। कैसे करेक्ट कर रहे हैं, बेबी को रैप करके रखा हुआ है, बेबी के रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है, बेबी को प्रॉपरली कंगारू मदर केयर दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर रही हैं। करेक्शन ऑफ दी हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया बेबी का, क्योंकि बेबी को फीड नहीं मिल पा रहा है। बेबी जब खाना नहीं खाएगा तो उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसकी एनर्जी मेंटेन नहीं रहेगी और उसकी इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। डिटेक्शन ऑफ द अदर कॉम्प्लिकेशंस, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं बेबी से रिलेटेड, टाइम टू टाइम वो हमें डिटेक्ट करके रखना है, उसको टाइम टू टाइम ट्रीट करके रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ द अदर कॉम्प्लिकेशंस, देन फॉलो अप केयर, जो भी डॉक्टर बताता है या जो भी बता रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, वो क्या करना है, फॉलो कराना है। लो बर्थ वेट बेबी के लिए सबसे मेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कंगारू मदर केयर, ठीक है। तो कंगारू मदर केयर के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, जिस तरह से कंगारू अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है, उसी तरह से मदर को अपने पाउच में रखना है अपने बेबी को, जिससे कि उसकी जो भी टेम्परेचर मेंटेन होना है तो वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें, और बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वेट गेन में भी कंगारू मदर केयर हेल्प करता है। तो ये क्या है कंगारू मदर केयर, आप देख सकते हो इस इमेज में। देखिए कि किस तरह से ये अपने बेबी को लेके बैठी हुई हैं, ठीक है, इनके ट्विंस बेबी हुए हैं, तो ये किस तरह से अपने बेबी को मैनेज कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ द कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है, जो कि हर हॉस्पिटल में कराई जाती है। इसका काम क्या है, प्रिवेंट द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ द बेबी, ठीक है, बेबी के डेथ से बचाना है, उसकी इलनेस से बचाना है, ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है, ठीक।
अब हम आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया हुआ है कंगारू मदर केयर में। तो प्रोसीजर देख लीजिए। प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंगारू मदर केयर का कंप्लीट प्रोसीजर जो है मदर को एक्सप्लेन करना है, उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करना है। फैमिली को इसलिए एक्सप्लेन करना है क्योंकि कंगारू मदर केयर फैमिली में कोई भी दे सकता है। मदर दे सकती है बेबी के, फादर बेबी को दे सकता है, या कोई भी पर्सन दे सकता है। इसलिए ये प्रोसीजर पूरी फैमिली को एक्सप्लेन करना होता है। काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि अगर कंगारू मदर केयर देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें मदर को बतानी है। सो मदर को पहले तैयार कराना है। कैसे तैयार कराना है? मदर को एक गाउन प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन बेबी को ड्रेसअप करना है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बेबी को हमने क्या कराया हुआ है, कैप पहनाई हुई है, सॉक्स पहनाए हुए हैं, नैपीज पहनाई हुई है, और बेबी का जो फ्रंट एरिया है उसको ओपन करके रखना है। क्यों? क्योंकि वो एरिया टच होगा मदर के चेस्ट ब्रेस्ट से, ठीक है। स्लीवलेस शर्ट पहना के रखनी है, ठीक है। आगे का एरिया हमें ओपन रखना है और पीछे का एरिया हमें कवर करके रखना है, क्योंकि पीछे हो सकता है कि पीछे क्योंकि मदर देखिए उतना कवर नहीं कर पा रही है, आगे से मदर पे पूरा स्किन से स्किन टच होगा। देन बेबी को देखिए फ्रॉक पोजीशन दे रखी है। जिस तरह से बेबी लेटा हुआ है आपको लग रहा होगा कि फ्रॉक पोजीशन है। फ्रॉक पोजीशन दे रखी हुई है। बेबी का जो हेड उसको हम साइड लाइन में करते हैं और बेबी की नोज ओपन रखते हैं जिससे कि वो प्रॉपर ब्रीथ कर सके। बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ द मदर्स एपिगैस्ट्रम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बेबी लेटा हुआ है। मम्मा के स्टर्नम के ऊपर लेटा हुआ है बेबी। मदर को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ब्रेस्ट फीड करानी है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि कंगारू मदर केयर हम कितनी देर तक दे सकते हैं? कम से कम मम्मा को 1 घंटे तक कंगारू मदर केयर देनी है, ठीक है। मम्मा को आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि वो एक हाथ से बच्चे को नीचे से सपोर्ट करके रखे। देन बीच अगर कंगारू मदर केयर देते टाइम बेबी हंग्री हो जाता है तो उसको तुरंत ब्रेस्ट फीड करानी है, उसको हंग्री नहीं रखना है। एट द टाइम ऑफ दी गिविंग द कंगारू मदर केयर मदर को असेस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बता दिया और आप छोड़ के चले गए, वो कर रही है कैसे भी कर रही है, नहीं। हमें केयरफुली असेस करना है कि क्या वो अच्छे से कर रही है, इनिशियली कर रही है, या वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। क्योंकि प्राइमरी मदर होती है, फर्स्ट मदर है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेबी को संभालने में, तो हमें वो चीज़ें असेस करके रखनी है। अब देख लेते हैं कि कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है कि बेबी की जो हाइपोथर्मिया वाली प्रॉब्लम है, जिसमें बेबी की हीट लॉस हो रही थी, वो बेबी की हीट गेन हो रही है। मदर की जो बॉडी की जो हीट है वो बेबी में ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरी चीज़, बेबी मदर की स्मेल से, है ना, बेबी जो है वो क्या कर रहा है, मदर की स्मेल ले रहा है, उससे बेबी के सेंस ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रांग हो रहे हैं। कैसे? देखिए, वो बेबी वो अपनी मदर की स्मेल को पहचान रहा है। 9 मंथ तक बेबी अपने मदर के वूम के अंदर रहता है, मदर के अंदर रहता है, तो वो 9 महीने पूरा अपनी मदर की स्मेल को पहचानता है। आपको क्या लगता है बेबी क्यों चुप हो जाता है अपनी माँ के पास? सिंपल सी चीज़ है, वो 9 मंथ तक मम्मा की आवाज़ सुनता है। 5th मंथ से वो मम्मा की आवाज़ सुनने लगता है, वो अपनी मदर की आवाज़ सुनता है, वो अपनी मदर की स्मेल को पहचानता है। इसीलिए माँ के पास आने से बेबी चुप हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ है कि वो जब स्मेल सूंघता है, स्मेल करता है मदर को, वो उसके सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं, उसकी नोज़ का सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, उससे सेंस ऑर्गन उससे जो है इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। वो अपनी मम्मा की आवाज़ सुनता है तो ईयर उसके स्ट्रांग हो रहे हैं, अपनी मम्मा को देख रहा है तो आईज उसकी स्ट्रांग हो रही हैं, ठीक है, और अपनी मम्मा का क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो उसके रिफ्लेक्स स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। देन फैसिलिटेट द फिजियोलॉजिकल एंड स्टेबिलिटी इन अ बेबी, ठीक है। फिजिकली भी बेबी स्टेबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका वेट बढ़ रहा है। ऑक्सीजन
और ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर रहा है। एपनिया या ऑक्सीजन जब कम था तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट कर रहा है। कैसे प्रिवेंट कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे बेबी के इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रांग हो रहे हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो रहे हैं। अर्ली डिस्चार्ज, जितनी जल्दी बेबी का वेट बढ़ जाएगा और उसके इंटरनली और एक्सटर्नली वो स्ट्रांग हो जाएगा उतनी जल्दी उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। बेनिफिट्स टू दी मदर, मदर की तरफ से, मदर के बिहाफ से क्या बेनिफिट हो रहे हैं ये देख लेते हैं। जो कंगारू मदर केयर है वो बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग प्रमोट करता है। क्यों? जितना भी पास मदर अपने बेबी को रखेगी उतना ही उसको ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ये लव हार्मोन जो होता है वो अपने बेबी के लिए और भी कह सकते हैं पैम्परनेस और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करता है, और भी दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको अच्छा करता है। देन मदर इज लेस स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग केएमसी। सिंपल सी चीज़ है, देखिए मदर का जब बेबी है वो एक क्रिटिकल हो चुका है और वो एनआईसीयू में एडमिट है, तो मदर को वैसे भी डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, और बेबी जब मदर से दूर है या मदर के सामने नहीं है या एनआईसीयू में एडमिट है तो मदर को और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो जब हम केएमसी कराते हैं तो मदर को अंदर से उसका स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज हो जाता है कि उनके हाथ में उनका बेबी होता है इसलिए। अब बाकी ये तो था बेबी और मदर का बेनिफिट्स। अब देखते हैं अदर जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो क्या है। पहली चीज तो केएमसी क्या कर रहा है? डिक्रीज द न्यूनेटल एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बेबी का वेट बढ़ेगा, बेबी हेल्दी हो जाएगा, तो उसकी जितने भी इलनेस की चांसेस हैं और डेथ के चांसेस है वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। देन केएमसी इज अ सिंपल एंड इजी एप्लीकेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या लग रहा है, मदर को कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रही है? ईजिली बेबी को अपने चेस्ट से लगा रही है और बेबी की हीलिंग कर रही है, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। इसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, फ्री में हो रहा है ना, कोई मनी नहीं लग रहे हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। देन केएमसी रिजल्ट इन अ हेल्दियर एंड अ मोर इंटेलिजेंट बेबी। हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल जो बेबी होते हैं, ठीक है, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मली हो रहा है, डे बाय डे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेबी का ऑलरेडी उतना स्ट्रांग नहीं है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली, तो अगर केएमसी नहीं कराएगी मदर तो स्लो रिकवरी होगी, या हो सकता है कि प्रॉपर रिकवरी ना हो, डेथ भी हो सकती है। लेकिन केएमसी कराने से क्या होता है कि रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आप समझ रहे हैं? बेबी के अंदर जितना भी हीट पहुंचेगा, जितने भी उसके सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होने से क्या हो रहा है? उसका सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। सकिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने से क्या होगा कि बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा। ब्रेस्ट फीड करने से क्या होगा? बेबी हेल्दी हो जाएगा। आप समझे? नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो ये है कंगारू मदर केयर के कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड गुड। ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे लो बर्थ वेट के। तो लो बर्थ वेट होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ऑक्सीजन लेवल कम है, हम सब जानते हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गर्म नहीं होगा बेबी, स्टेइंग वार्म नहीं होगा, क्योंकि अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। फीडिंग ट्रबल फीडिंग, बेबी फीड नहीं कर पा रहा है तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा तो इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। वेट नहीं बढ़ेगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा कि अंदर के ऑर्गन्स पे अफेक्ट आ जाएगा, लंग्स पे इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? सिंपल सी चीज़ है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है और हमने उसको ट्रीट भी नहीं किया है प्रॉपरली तो नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चल के उसका मेंटल जो स्ट्रांगनेस है वो भी उसकी नहीं होगी। देन नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरनली वो जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। जितना भी फीड लेगा वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो
डाइजेस्टिव फूड जो हमारा एसिड निकलता है HCl, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी और डाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। देन सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसको हाइपोथर्मिया से नहीं प्रिवेंट किया जाएगा, तो उसको क्या हो सकता है, निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ के चांसेस अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। So this is all about low birth weight baby. I think you have clear your doubts. If not, you can comment me in a comment box. So thank you so much and have a nice day.